कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान, जो आपकी विज्ञान चल रही है उस विज्ञान में पहला चैप्टर है आपका 10th क्लास की जो विज्ञान है। कल वो वीडियो डाली थी मैंने पहले, उसमें था विज्ञान के बारे में बताना कि विज्ञान क्या होती है, क्या उसका यूज है आपके जीवन में, तथा उसके साथ साथ आपके लिए कुछ शायरियाँ भी होंगी, कुछ जानकारी भी होंगी आपके लिए, मतलब सब कुछ समावेश आपके लिए उसमें मिलेगा। तो आज पहले चैप्टर की बारी है। तो जैसे हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से। ये हमारा पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो हम इसमें बात करें कि जो अपने दैनिक जीवन में जो परिस्थितियों को होती हैं वो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए, या लोहे का तवा या तसला अथवा कील आर्द्र भूमि, मतलब ऐसी भूमि जिसमें आर्द्रता हो, नमी हो, ऐसी जगह पर छोड़ दी जाए तो क्या होगा। अंगूर का किण्वन हो जाए तो क्या होगा। भोजन पकाया जाता है, जब भोजन पकाते हैं तब क्या होता है। वही भाई, उसके साथ भी क्रियाएं होती हैं, राइट। अब बात करें, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है तो उसमें भी एक कुछ क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है भाई। या हम सांस लेते हैं, हम अपने जीवन के लिए जो सांस लेते हैं उसमें भी क्रियाएं आती हैं, उसमें भी क्रिया होती है। ठीक है भाई। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति है या पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। जो प्रारंभिक वस्तु होती है कुछ अलग रूप में होती है और बाद में कुछ अलग रूप में बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। जो पदार्थ है उसके भाई भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। एक सेकंड, इसको बंद कर देता हूँ। परिवर्तन के बारे में, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति, पावर ऑफ हो गई उसकी, डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा, एक सेकंड, डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन। हाँ ये लगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आपके जो क्रियाएं हैं उनके बारे में। तो हम चल रहे थे कि पदार्थ की जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में जो हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ में भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वो चीज़ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई रासायनिक परिवर्तन होता है जब, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। इसके जो आपके मन में प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर। एक सेकंड, रेड का यह क्रियाकलाप जो 1.1 एक क्रियाकलाप है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में कुछ इस प्रकार है, उसके बारे में कुछ इस प्रकार है कि एक आप मैग्नीशियम की रिबन लेते हो, जैसे इस प्रकार ये पेन है, उस प्रकार की एक मैग्नीशियम की रिबन लिया आपने, उसको बर्नर की सहायता से जलाया। जैसे दूसरा पेन यहाँ पर लेते हैं तो उसको बर्नर की सहायता से हम जलाते हैं। तो बर्नर की सहायता से जो ये जलता है तो जो उसका चूर्ण प्राप्त होगा मैग्नीशियम रिबन का,
वो एक वॉच ग्लास में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस क्रिया के लिए पहले क्या करेंगे कि इस मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से आप साफ करेंगे, रेगमाल से आप साफ करेंगे। दूसरा, आप अपनी आंखों पर चश्मा लगाएंगे। भाई चश्मा लगाएंगे जिससे क्या है कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जैसे जले तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैग्नीशियम रिबन से इसलिए साफ करेंगे कि उस पर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, मैग्नीशियम के अलावा कोई भी अपशिष्ट पदार्थ शेष ना रहे। 3 से 4 सेंटीमीटर की एक मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं, उसके रेगमाल से रगड़ कर साफ कर देते हैं। एक चिमटे से इसको पकड़ेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम की रिबन जब जलती है तो जलने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, तो उससे हमारा हाथ वगैरह ना जले, इसलिए उसको हम लेते हैं कि उसे हम चिमटे की सहायता से पकड़ेंगे। अब पकड़कर उसे स्प्रेड लैंप या बर्नर में इसका दहन करेंगे तथा उससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। एक वॉच ग्लास लेंगे, उसमें उसकी राख को इकट्ठा करेंगे जैसा आपको इसमें दिखाया गया है। एक सेकेंड, ऐसा जो आपको इसमें दिखाया गया है उस हिसाब से हम इकट्ठा करेंगे। जैसे ये है आपका, ये समीकरण चिमटा है, ये वाला समीकरण है। इस प्रकार हम इस कार्य को करेंगे। जैसे ये आपका चिमटा हो गया, ये आपकी मैग्नीशियम की रिबन हो गई, ये वॉच ग्लास हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका अपशिष्ट राख बची हुई है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपका ये बर्नर हो गया, ये वॉच ग्लास हो गया आपका। ऐसी कुछ क्रियाएं हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। ये एक पहला क्रियाकलाप है कि हम उस किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं दूसरे क्रियाकलाप पे बात। आपने देखा कि एक चमकदार श्वेत लौ, जब हम आप मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं तो एक चमकदार सफ़ेद लौ आपको प्राप्त होती है, तब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। वो एक सफ़ेद प्रकार के चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जो नीचे हमें प्राप्त होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हमें प्राप्त होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। जो वायु में ऑक्सीजन मिली हुई है तथा मैग्नीशियम की जो रिबन है, भाई वायु की उपस्थिति में आपको पता है कि वायु की उपस्थिति में ही किसी चीज़ को हम जला सकते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पर हम अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते। तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यह परख नली में लेड सीमा बात करें दूसरी कि एक परख नली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए तथा इसमें पोटेशियम ऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, कह रहा एक सेकंड, हाँ ठीक, का घोल लीजिए तथा आप उसका प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें आपको लिया गया है कि एक तनु सल्फ्यूरिक एसिड आपके लिए दानेदार जस्ता लिया गया है। उसमें क्या है, एक शंक्वाकार फ्लास्क है, इस शंकु के आकार का एक फ्लास्क है। इसी प्रकार की एक आपकी परख नली भी होती है। जो एक विशेष परख नली होती है वो आपकी इस टाइप की होती है, यूँ करके। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके लिए वीडियो में आपकी में ये मैं डाल दूंगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार होती है ये परख नली, देख पा रहे होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो इस पर क्या है कि आप एक कॉर्क की जो छड़ है, ये कॉर्क की जो छड़ है ये वाली, उसको लगाएंगे तथा कांच की नली लेंगे, शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड
ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डालेंगे। तो इसमें जब डालते हैं हम दानेदार जस्ता को हम जब डालते हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं 1.3, जो मैंने अभी आपके लिए एक जो प्राक्नली वाला मैंने आपको बताया उसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे तथा प्राक्नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड मिला लीजिए। सावधानी यह है कि अम्ल मिलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अम्ल क्या है? एक तेजाब होता है। ठीक है, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई देता है? शंक्वाकार फ्लास्क एवं प्राक्नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होता है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर में परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन अवश्य होगा। तो जब हम तीनों क्रियाकलापों को हम देखते हैं तो प्रेक्षण की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, या गैस का निकास हो सकता है। जैसे दूसरे में आपका गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा था और तापमान में भी परिवर्तन हो रहा था। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इन अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण 1.1 में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जो मैग्नीशियम है वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप से भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखा जा सकता है। सबसे सरलतम विधि यही मानी गई है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्लस ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए, ये वाली विधि। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पैरामैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया। तो अभिकारक के रूप में जो कार्य करेगा वो क्या है? अभिकारक कौन सा हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, और उत्पाद कौन सा हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद हो गया। अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे अभिकारक कहते हैं। इन अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है तथा इसे उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहा जाएगा। अब बात करते हैं शब्द समीकरण की, कि शब्द के बारे में कैसे लिख सकते हैं हम, शब्दों के मतलब एक प्रतीकात्मक रूप के बारे में कैसे लिख सकते हैं। तो शब्द समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच का योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा एक उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया होने की दिशा को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त रूप से भी लिखा जा सकता है, उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। यदि आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है कि Mg प्लस
O2, Mg प्लस O2 क्या बन गया आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को गिनती पर उनकी तुलना, क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि नहीं है तो समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता होती है। यदि नहीं तो जो समीकरण असंतुलित है उसे संतुलित हम करेंगे, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण को मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है? आपको द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम आपको पता होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर जो 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित बेशक किया जा सकता है, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही। तो जो नीचे लिखा गया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण किया जा सकता, मतलब ना उत्पत्ति की जा सकती, ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अवकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो उत्पाद मटेरियल बनेगा उसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उत्पादों जो आपका अविकारकों का है, जिसमें अभिक्रिया में जिन तत्वों ने भाग लिया है उनका। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? जो नीचे आपको लिए दिया गया है। आइए इसको चरणबद्ध संतुलित करना हम सीखते हैं कि किस प्रकार इसको संतुलित किया जा सकता है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन, आपके लिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिला तो जिंक सल्फेट आपका बन गया तथा हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल गई। तो इसको एक रूप में लिख सकते हैं कि ZnH2SO4 आपका बन गया ZnSO4 प्लस H2। तो ये संतुलित है। कैसे? जिंक का एक, Zn का ही एक, H2 का एक, 2, H2 का 2, SO4 के 4, SO4 के 4। आपका ये जो समीकरण है वो एक संतुलित समीकरण है। और समझेंगे कि कैसे कैसे इसको संतुलित किया जा सकता है। कि जैसे Zn है, आपका Zn का कितना था? 1 था। किसमें? अवकारक में। अवकारक मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी एक ही था। हाइड्रोजन कितना था? 2 थे, लेफ्ट में और राइट में भी 2 थे। आपका S कितना था? 1 था, इधर भी क्या था? 1 था। इधर ऑक्सीजन 4 था तो इधर ऑक्सीजन 4 था। तो ये समीकरण जो है वो एक संतुलित समीकरण है। अब दूसरा लेते हैं Fe, H2O, Fe3O3 O4 H2। तो इसलिए कैसे संभव होगा, तो इसकी हम बात करते हैं। एक सेकेंड। तो इसकी हम बात करते हैं कि भाई ये संतुलित कैसे है। ठीक है। जो Fe है, इधर कितने? 1 Fe है। कितने? 1 Fe है। इधर 3 Fe है। तो इसको क्या कर लेते हैं हम? 3 कर लेते हैं। 3 Fe इधर हो गए। अब बात करते हैं, इधर भी 3 Fe हो गए। क्लियर? अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, इधर 4, इधर 1, इधर 4। तो हमें क्या करने पड़ेगा? ऑक्सीजन का क्या करने पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। किससे? 4 से। किससे करना पड़ेगा? 4 आगे आ गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए?
यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। तो हाइड्रोजन जब 8 हो गया तो इधर भी हाइड्रोजन के, इधर कितने हाइड्रोजन, 2 हैं। तो हम किसके गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से हाइड्रोजन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 8 हाइड्रोजन के अणु बन जाएंगे। क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले प्रत्येक एक बॉक्स बना लीजिए। इसलिए समीकरण को संतुलित करने के लिए बॉक्स के अंदर नहीं कीजिए। अब बात करते हैं, जैसे Fe को एक बॉक्स में बंद कर लिया, H2O को एक बॉक्स में बंद कर लिया, Fe3O4 को एक बॉक्स में बंद कर लिया और H2 को एक बॉक्स में। इसका बॉक्स में बंद करने का एक ही मतलब होता है कि जो आपके तत्व हैं इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। एक तत्व जहाँ पर मौजूद है वहीं पर वो मौजूद रहेगा। उसका आपका गुणक ले सकते हैं, उसकी मात्रा अधिक ले सकते हैं, लेकिन उसको हम वहाँ से हटा नहीं सकते, विस्थापित हम नहीं कर सकते। तो बात करें Fe की बात करें तो Fe इधर 1 है, इधर Fe 3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो इधर 2 है और इधर 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो इधर 1 है, इधर 4 है, जो हमने अभी संतुलित किया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, हम इसको क्या करते हैं, प्रारंभ में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 1 है, और उत्पाद में कितना है आपका 4 है। तो इसको क्या कर देंगे, 4 से गुणक कर देंगे, इधर 4 हो ही गया। क्लियर, अब बात करते हैं कि Fe को 4H2O जो मैंने आपको ऊपर बताया था, तो यहाँ पर क्या हो गया, Fe 1 बच गया इधर, लेकिन Fe3 के इधर हो गए, लेकिन 4H2O से यह हो गया कि ये संतुलित समीकरण नहीं हुआ। जो मैंने 4 से गुणक बताया था, 4H2O से इसका गुणक किया है अभी। अब अगली प्रोसेस है क्या, 8 4H2O, मतलब 8 H2O बनेंगे, तो इसमें से 2 H2 में, तो गुणांक 2 का क्या होगा, H2 में किया जाएगा। भाई 8 बन गए ना, इधर 4 मतलब 8 बन गए ये वाले, तो इधर भी क्या करेंगे, H2 का गुणा इससे करेंगे, 4 से करेंगे। क्या बन गया आपका, Fe 4H2O, Fe3O4, 4H2 आपका बन गया। अब बात करते हैं 5वां समीकरण की, इसमें अब क्या करेंगे। तो इसमें अब करेंगे कि प्रारंभ में Fe 1 था और इधर Fe3, Fe के 3 गुणक यहाँ पर मौजूद है। इक्वलेशन करने के लिए 3 से इसको गुणा कर दिया और यहाँ पर 3 तो मौजूद हैं ही। अब बात करते हैं कि 3 Fe हो गया, 4H2O हो गया, Fe3O4 हो गया और 4H2 आपका हो गया। इतना समीकरण आपका रेडी। अब बात करते हैं 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2 हो गया। तो यहाँ 3 अणु Fe के हो गए, यहाँ पर 3 अणु Fe के हो गए। O4 ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गई। तो समीकरण क्या हो गया आपका, संतुलित समीकरण आपको प्राप्त हो गया। अब ये क्या है, ये आपको संतुलित करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम रेवन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रेवन के ऊपर जो आपके एक्स्ट्रा तत्व लगे हुए हैं वो उसको साफ हो जाए। केवल हमें शुद्ध मैग्नीशियम को ही जलाना है। अगर हम शुद्ध मैग्नीशियम नहीं जलाएंगे तो जो हम जलाएंगे वो हमें एक आपका मटेरियल, संयुक्त रूप से मटेरियल प्राप्त होगा, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें प्रॉपर रूप से अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये समीकरण है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा एल्युमिनियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड आपका बना दिया, सोडियम तथा जल को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस के रूप में बना दिया गया। इन समीकरणों को क्या करना है, हमें संतुलित करना है। ठीक है, क्लियर। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए
उन्हीं अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अवक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का चयन का विलयन तथा अघुलनशील ब्रोमीन सल्फेट का अवक्षेप बनाती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन मतलब जो जल में उपस्थित है उसमें अवक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं तथा जल बनाते हैं। तो ये दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, संकेतों के रूप में और संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। ऐसे हमारे लिए क्वेश्चन आएंगे। अब बात करेंगे इसके बाद कल कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, उन सारी अभिक्रियाओं के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। राम राम साहब, वीडियो कैसी लगती है, क्या है क्या नहीं है, आप लोगों के लिए कितना कंटेंट और लाने की आवश्यकता है वो आप मेरे को सभी कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं। और बाकी आप लोगों के ऊपर है कि वीडियो को जितना ज़्यादा देखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। राम राम।